सो हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था वर्क एनर्जी एंड पावर जितने भी फॉर्मूला है वो सारे के सारे फॉर्मूलाज में कवर करने वाला हूं। तो मैंने वर्क का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोगों ने देखा ही होगा। अभी हम लोग करने जा रहे हैं एनर्जी। ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। जितनी भी फॉर्मूला हो सकती है जेडब्ल्यू के लिए, नीट के लिए, जेडब्ल्यू एडवांस के लिए, वो सारी की सारी फॉर्मूलाज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, किसकी? एनर्जी की। ठीक है, ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ एनर्जी ऑफ स्टैंडर्ड 11th एंड 12th। सो लेट्स सी। सबसे पहले बेसिक एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। एनर्जी, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप की होती है? बहुत सारी टाइप की होती है, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप की है। पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो या फिर उसको इलोंगेट करो, इन दैट केस एनर्जी स्टोर्ड एंड दैट एनर्जी इज यू इज इक्वल टू हाफ के एस के एक्स स्क्वायर या के वाई स्क्वायर या के जेड स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। अभी देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर। कितना होता है? यू इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम। जितना वर्क डन होता है इलोंगेट करने के लिए उतनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस आल्सो इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आगे देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? यू इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाय r. This is gravitational potential energy. Then we have electric potential energy. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है U इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 बाय R, और इट में बी प्लस ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द चार्ज, किस टाइप का चार्ज उस पर वो डिपेंड करता है, प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। सो दीज आर द एनर्जीज। कौन सी है ये? पोटेंशियल एनर्जी। अभी देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका तो भाई एक सिंपल सा इक्वेशन है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग W इज इक्वल टू डेल्टा के होता है, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। याद रखना पी यहाँ पे मोमेंटम है। थोड़ा और अंदर घुसते काइनेटिक एनर्जी में, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जैसे इफ यू टॉक अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करता हूं, so in that case imagine suppose this is a photosensitive plate। ये फोटोसेंसिटिव प्लेट है, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है। जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, लेट दैट बी ई। ठीक है, ई इज अ एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव प्लेट। ये कैसी प्लेट है? दिस इज अ फोटो सेंसिटिव प्लेट। तो फोटो सेंसिटिव प्लेट के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंडिंग ऑन देयर थ्रेशोल्ड एनर्जी विल गेट देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम द मेटल प्लेट। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। अभी वो बाहर आने के बाद क्या होगा? देयर आर टू प्रोबेबिलिटीज। अगर उनके पास एनर्जी है तो वो दौड़ेंगे, दे विल हैव काइनेटिक एनर्जी। इफ दे डोंट हैव एनर्जी दे विल स्टे देयर ओनली। ओके, तो बाहर आने के बाद इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू ई माइनस फाइव। ये कुछ ऐसे समझ सकते हैं,
मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो चैप्टर वाइज वीडियोस है उसके अंदर आप लोग डिटेल में देख सकते हो। थोड़ा ओवरव्यू इधर से दे देता हूँ। जैसे मान लो आप लोग एक क्लास में बैठे हुए, ठीक है, जैसे एक क्लास है, कोई फिजिक्स का क्लास इमेजिन कर लो, कोई बात नहीं। सो दिस सपोज अ क्लास, आपको बाहर जाने के लिए मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत है, मान लेते हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू गो आउट ऑफ द क्लास यू नीड 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, यानी एक आपको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, आपके दोस्त को भी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जितने भी लोग बैठे हो सबको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए बाहर जाने के लिए। अगर मैं 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे देता हूं आपको तो यू विल नॉट बी एबल टू गो आउट। बट अगर मैं एग्जैक्टली 10 दे रहा हूं तो क्या होगा, यू विल बी एबल टू गो आउट, ठीक है। अगर मैं 11 दे रहा हूं तो क्या होगा, देखो तो 10 electron volt energy is required to come out. If I'm giving 11 electron volt, you will come out, and with that extra 1 electron volt, वो जो extra 1 electron volt क्या होगा, उससे आप लोग दौड़ोगे, ठीक है, you will run. So we can say, वो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ that it gets converted into काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो E क्या है, जो मैंने आपको एनर्जी दी, कितना इट इज 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। और फाई क्या है यहाँ पे, जो आपको बाहर आने के लिए चाहिए, वो कितनी, इट इज 10। तो इन दोनों को माइनस करने से जो एनर्जी मिलेगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, के ई इज इक्वल टू ई माइनस फाई, ठीक है, वेर ई इज द एनर्जी विच इज अप्लाइड, फाई इज द वर्क फंक्शन। याद रखना, फाई को बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर। अब देखो, अब आप बाहर तो आ गए, ठीक है, आप दौड़ रहे हो विद द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, आपको स्टॉप करने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए, वी नीड एनर्जी टू स्टॉप यू। तो जो स्टॉप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं स्टॉपिंग एनर्जी। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी है आपकी, उतना ही एनर्जी चाहिए होता है स्टॉप करने के लिए, देयरफॉर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड स्टॉपिंग एनर्जी। स्टॉपिंग एनर्जी क्या होता है, इट इज ईवीओ, वेयर वीओ को क्या बोलते हैं, वीओ इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। वीओ को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो दिस वाज काइनेटिक एनर्जी। बड़ी काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे। ई क्या होता है, इज द एनर्जी इंसिडेंट ऑन फोटोसेंसिटिव प्लेट। इट इज एनर्जी इंसिडेंट ऑन फोटोसेंसिटिव प्लेट। और ये एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच एफ होती है, या फिर E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा भी होती है, ठीक है। सो इज इक्वल टू एच एफ या फिर E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, दैट इज एनर्जी इंसिडेंट। फाई क्या होता है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटोसेंसिटिव प्लेट, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। ये फाई का वैल्यू क्या होता है, इट इज एच एफ ओ, फिर एफ ओ को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फाई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा जीरो भी बोल सकते हैं। लैम्बडा जीरो को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी का और फॉर्मूला मैंने लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के ई इज इक्वल टू ई माइनस फाइव। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं काइनेटिक एनर्जी इन डी ब्रुगलीज इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी इन डी ब्रुगलीज इक्वेशन, क्या होता है इक्वेशन, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है। बट वी नो दैट, हमको सब पता ही होता है, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, इट इज पी स्क्वायर बाय 2m। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 2m के काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज इधर रख देता हूं तो लैम्बडा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, विल गेट लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय रूट ऑफ 2m के, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। हमें तो चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, k इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय
2m lambda square. This is the equation of kinetic energy. कितना होता है? K is equal to h square by 2m lambda square. अभी देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इन केस ऑफ SHO. KE, TE and total energy in case of सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. ठीक है, यानी अब जब ये ऐसे स्प्रिंग हो, ठीक है, व्हेन द स्प्रिंग इज ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं. स्प्रिंग को नीचे ले आओ, छोड़ दो, ये तीन अलग अलग मास नहीं है, एक ही मास से ऑसिलेट हो रहा है. सो द स्प्रिंग इज ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन. जब ये ऑसिलेट हो रहा हो तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड. दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. और इस केस में काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन होता है K इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t plus phi. We can also say kinetic energy is equal to half Ka square cos square omega t plus phi. This is the equation of kinetic energy. वैसे अगर पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन देखें तो ये होगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin square omega t plus phi. This is the equation of potential energy. We can write potential energy is equal to 1/2 Ka square sin square omega t plus phi. This is the equation of potential energy. टोटल एनर्जी क्या होगी? इन दोनों का एडिशन. अगर मैं इन दोनों का एडिशन करता हूं तो टोटल एनर्जी विल बी TE is equal to half Ka square. This is the इक्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी. इन सबका ग्राफ भी देख लेते हैं. ग्राफ में कुछ ऐसा होगा. अगर टोटल एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो टोटल एनर्जी विल नॉट चेंज विद द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट चाहे प्लस ए हो या फिर माइनस ए, इट विल रिमेन सेम. सो ये जो येलो वाला मैंने बनाया हुआ, ये वाला लाइन जो हॉरिजॉन्टल है, इट इज द लाइन ऑफ टोटल एनर्जी. ठीक है, अभी बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? whenever this displacement या a का वैल्यू जब मैक्सिमम हो, y इज इक्वल टू a हो जाए, तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है. तो पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ पे होती है? एक तो इधर होती है और एक नीचे होती है. ठीक है, एट एक्सट्रीम पॉइंट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. वेलोसिटी जीरो यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है. तो जब काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम. तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये वाला होगा. दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा हो जाएगा? इट विल बी लाइक दिस. दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो ये जो बनाया हुआ है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी. एक पॉइंट होता है जब ये दोनों सेम हो जाते हैं. दिस इज द पॉइंट वेयर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी का आधा हो जाता है. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, अगर ये टोटल एनर्जी तो ये उसका आधा हो जाता है. ये कब होता है? जब ये डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस आएगा, दिस मच डिस्टेंस इज a/√2. इस तरफ हो तो -a/√2, इस तरफ हो तो +a/√2. तो एट अ डिस्टेंस ऑफ a/√2 एंड -a/√2, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2. So this was all about kinetic energy, potential energy, total energy in case of SHO. More equations of energies to come. देखते हैं आगे. अभी देखते हैं टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बोहर मॉडल, ये हम लोग बात कर रहा हूं मैं. फर्स्ट टू बोहर मॉडल, पूरा डेरिवेशन है. डेरिवेशन के लिए आप लोग मेरा वो चैप्टर वाइज वीडियो भी देख सकते हो. तो मान लो दिस इज सपोज प्रोटॉन, दिस इज न्यूट्रॉन. ये मैंने एटम में बना दिया, सॉरी न्यूक्लियस में बना दिया, और ये इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व हो रहा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, टोटल एनर्जी भी होती है. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी. जो भी टोटल एनर्जी आती है उसका नेगेटिव कर दो, यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी. कितनी होती है? तो देखो,
पहले टोटल एनर्जी लिख रहा हूं, टोटल एनर्जी से सारी की सारी चीजें पता चल जाएगी। टोटल एनर्जी इज -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उतना ही लिखना है, बट क्या कर देना है प्लस में, प्लस 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इतना होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज अ डबल ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी का डबल कर दो तो इट बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी। तो 13.6 का डबल कर देंगे, विल गेट 27.2 माइनस 27.2 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। रिलेशन तीनों के बीच में याद रखना, सेम रिलेशन विल गो फॉर ग्रेविटेशन ऑल्सो। क्या रिलेशन है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इट इज 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो भी आती है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, विल गेट द टोटल एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, विल गेट पोटेंशियल एनर्जी। अब ये टोटल एनर्जी जो है उसके ऊपर से मैं एक ये आपको ग्राफ भी बता देता हूं। जैसे फॉर z इज इक्वल टू 1, अगर हाइड्रोजन एटम ले ले, z इज इक्वल टू 1 ले लेते, तो इलेक्ट्रॉन का सॉरी टोटल एनर्जी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इट बिकम्स -13.6 बाय n स्क्वायर। ये सारी चीजें याद रखना कि अगर n का वैल्यू 1 हो तो ये वैल्यू कितना होता है, इट इज -13.6। n का वैल्यू 2 हो तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 3 हो तो कितना होता है, -1.51, ठीक है। ये सारा सो ऑन, आपको ये सारी चीजें भी याद रखनी है, ठीक है। कौन से 1 2 3 और 4 के लिए भी याद रखोगे तो 0.85 होता है। n इज इक्वल टू 4 माइनस 0.85 ईवी, ये ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखना। ये जो एनर्जीज के लेवल का डिफरेंस है वो भी आपको याद रखना है, अगर हो सके तो। अगर याद नहीं रहता तो यू हैव दिस इक्वेशन, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 बाय n स्क्वायर, और याद रहे तो अच्छी बात ही है। सो दिस वाज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी ऑफ SHO। अभी देखते हैं ग्रेविटेशन में सेम टाइप की एनर्जीज कैसी होती है। सो अभी देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी फॉर अ सैटेलाइट। ग्रेविटेशन का ये टॉपिक है। जैसे ये अर्थ है, अर्थ के आजू बाजू का सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, लाइक एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, वैसे ही क्या बोलते हैं, ये सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो इसकी भी कुछ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी होती है। इसमें आपको सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी याद रखनी है। पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, P इज इक्वल टू माइनस G_ME_M बाय R, where R is the distance from center of the earth, अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक का डिस्टेंस इज स्मॉल r। तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि भाई टोटल एनर्जी क्या होती है, तो Pe इज इक्वल टू क्या होता है हमेशा 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या बन जाएगा, इट बिकम्स 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर टोटल एनर्जी विल बिकम -G_ME_M by 2R। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी हो तो क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम, ये जो भी है उसका प्लस कर देना है, प्लस G_ME_M बाय 2R। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, तो यही जो है बाइंडिंग एनर्जी विल बी, इट इज आल्सो कॉल्ड द एस्केप एनर्जी, वो सेमी मैग्नेटिक होगा, G_ME_M बाय 2R। दिस इज आल्सो द बाइंडिंग एनर्जी, दिस सेम इज द एस्केप एनर्जी आल्सो। और एस्केप एनर्जी जो भी देनी पड़ती है, इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसलिए वापस से वही वाला इक्वेशन आ जाएगा। So this was kinetic energy, potential energy, total energy and escape energy in case of gravitation। आगे देखते हैं एनर्जी टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। जैसे कोई आइस है, ठीक है, तो आइस को अगर हम लोग हीट एनर्जी देते हैं तो जब तक पूरा आइस पिघल ना जाए उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ आइस विल नॉट चेंज जब तक ये पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए। तो उस एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। तो ये है तो एनर्जी। तो लेटेंट हीट दो टाइप की होती है, इट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन
दूसरा होता है वेपराइजेशन। तो फ्यूजन में क्या होता है, अगर मैं आइस को, सपोज आइस को अगर मैं हीट एनर्जी दे रहा हूं तो टेम्परेचर विल नॉट इंक्रीज अनलेस एंड अनटिल द होल आइस मेल्ट्स। सो जब तक मैं हीट एनर्जी देता रहूंगा तब तक क्या होगा, उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा, एंड इफ द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस विथ हीट एनर्जी देन इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का मतलब याद रखना, ठीक है, उससे क्या होता है, हमेशा स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का इक्वेशन क्या होता है, एल एफ इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास, इसीलिए Q का फॉर्मूला होगा LFM, दिस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। अगर हीट एनर्जी की बात करें तो ये जो होगा Q इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू M अमाउंट ऑफ मास, ठीक है, M अमाउंट ऑफ मास मेल्ट करने के लिए Q इज इक्वल टू LFM अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वैसे ही इफ वी आर बॉइलिंग वाटर, ठीक है, अगर पानी को हम लोग बॉइल कर रहे हैं, ठीक है, वी बॉइल वाटर, ठीक है, तो बॉईल करने पे एक पॉइंट आएगा जबकि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ेगा। कब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक ये पूरा जो वाटर है वो इवेपोरेट ना हो जाए, इसीलिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फॉर्मूला क्या होता है, एल वी इज इक्वल टू क्यू बाय एम, रेट क्यू इज इक्वल टू एल वी एम। तो ये क्या होता है, दिस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपराइज m अमाउंट ऑफ मास, ठीक है, m अमाउंट ऑफ मास ऑफ वाटर या कोई भी फ्लूइड दिया हो, उसको वेपराइज करने के लिए इतनी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इट इज अ काइंड ऑफ हीट एनर्जी, इसलिए मैंने एनर्जी के फॉर्मूलाज में इसको भी लिया हुआ है, ठीक है। सो Q इज इक्वल टू LFM क्या होगा, इट इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट m अमाउंट ऑफ आइस, एंड Q इज इक्वल टू LVM इज heat energy required to vaporize m amount of water or any fluid, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी देखते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाना चाहे तो हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होगा, इट इज वी कैन राइट C इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इज C इज इक्वल टू Q बाय M डेल्टा T, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज अ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। यानी अगर जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना हो तो इसको कुछ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर से इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना हो तो आई हैव टू गिव सम हीट एनर्जी, दैट हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट मास ऑफ दिस थिंग इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो हीट एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा, Q इज इक्वल टू C m डेल्टा T, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। एक और फॉर्मूला भी देख लेते हैं, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, इट इज H इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा T। सीधा जो भी ऑब्जेक्ट हमको दिया हुआ है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स टाइप ऑफ मटेरियल, उसका टेम्परेचर अगर हमको 1 डिग्री बढ़ाना हो तो जो हीट की जरूरत पड़े उसे बोलते हैं हीट कैपेसिटी। सो Q का फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी H डेल्टा T। सो दिस इज स्पेसिफिक हीट, दिस इज हीट कैपेसिटी। डिफरेंस दोनों में ये होगा, ये जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। सीधा जो भी ऑब्जेक्ट दिया हो, सी इट मे बी क्वाइट पॉसिबल कि से वाटर, ठीक है, वाटर और जैसे ये माउस ले लेते, ठीक है, इन दोनों की हीट कैपेसिटी सेम हो सकती है बट स्पेसिफिक हीट सेम नहीं हो सकती, बिकॉज स्पेसिफिक हीट इज कैलकुलेटेड पर मास, ठीक है, पर यूनिट मास के लिए वो कैलकुलेट होती है। सो जनरली मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है। आगे देखते हैं, अभी देखते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसे हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट दो टाइप की होती है, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर,
molar specific heat at constant pressure is indicated as Cp, और दूसरा होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो होता है उसे बोलते हैं Cv। अब होता क्या है, देखो पहले मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है वो बता देता हूं। जैसे मान लो इसके अंदर हम लोग 1 मोल ऑफ गैस भर देते हैं, ठीक है, ये तो पानी है, बट मान लो इसके अंदर 1 मोल ऑफ गैस भरा हुआ है। कितना है? 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस को अगर मैं नीचे से गर्म करूंगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। इसके अंदर अगर हम लोगों ने 1 मोल गैस भरा हो तो 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट की जरूरत पड़े उसी को बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अगर मैं ये टेम्परेचर जो बढ़ा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर रख के करूं, इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट का मीनिंग क्या होगा? मैं इसका ढक्कन खोल देता हूं। याद रखना, ढक्कन खोल देंगे तो क्या होगा? इसके अंदर प्रेशर बनेगा ही नहीं। जो भी हम लोग वो हीट एनर्जी दे रहे हैं वो डिफ्यूज हो जाएगा थोड़ा बहुत, और एटमोस्फियर के साथ वो प्रेशर एडजस्ट हो जाएगा। तो प्रेशर विल नॉट इंक्रीज इन दिस केस, प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। और इस केस में अगर मैं इसको ढक्कन को बंद करके 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने को ट्राई करूं तो जो हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसे बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Cp का वैल्यू क्या होता है? इट इज Q बाय म्यू डेल्टा टी, वेयर म्यू इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स। ये Q बाय म्यू डेल्टा टी पे क्या होगा? वी आर टेकिंग प्रेशर टू बी कांस्टेंट, और इस केस में Cv इज इक्वल टू होगा Q बाय म्यू डेल्टा टी। इस केस में क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। इस केस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे एनर्जी, हमको तो एनर्जी से मतलब है ये पूरे वीडियो में। तो Q का वैल्यू क्या होगा? Q इज इक्वल टू Cp म्यू डेल्टा टी, या फिर म्यू Cp डेल्टा टी बोलने में अच्छा लगता है इसलिए Q इज इक्वल टू म्यू Cp डेल्टा टी। दिस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। और Q इस केस में क्या होगा? इट विल बी म्यू Cv डेल्टा टी। ठीक है, उसमें प्रेशर कांस्टेंट था, इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, सो दिस वाज मोलर स्पेसिफिक हीट और रिलेटेड हीट एनर्जी। आगे देखते हैं, अभी देखते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी क्या होता है? E इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा। इफ n नंबर ऑफ फोटॉन्स हो, ठीक है, इफ n नंबर ऑफ फोटॉन्स आर देयर, तो इक्वेशन होता है E इज इक्वल टू nhc बाय लैम्बडा। आगे देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सारे जितने भी हो सकते हो वो सारे के सारे इक्वेशंस में कवर करने वाला इस वीडियो में। सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है? U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर या फिर Q स्क्वायर बाय 2C। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इसकी अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करें, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये जो बोल रहा हूं ना वो सब में एमसीक्यू भी छिपे हुए हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू आ भी चुका है। द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक। तो अगर ये कैपेसिटर की बात है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनॉइड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी याद रखना। तो एनर्जी डेंसिटी की बात करें, एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? इट इज रो इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, और ये कितना होता है? इट इज 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। अब देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर
इंडक्टर के अंदर एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है और एनर्जी कितनी होती है, U इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर, where L is called self inductance and I is called current. इसकी एनर्जी डेंसिटी की बात करें, याद रखना एनर्जी इंडक्टर जो भी स्टोर करता है, इफ दिस एन इंडक्टर, तो इंडक्टर के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर होगी, ये बैटरी लगा दिया, तो एनर्जी जो भी स्टोर होगी दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है और वो एनर्जी होती है U इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी की बात करें, इसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, इट विल बी रो बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 2 म्यू 0। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू 0। अभी देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई। अगर मान लो Z number of protons, okay, Z number of protons, Z number of protons, एक का मास कितना होता है mp, तो टोटल मास कितना हो गया Zmp। तो Z number of protons and N number of neutrons, एक का मास कितना होता है Mn, तो टोटल मास कितना हो जाएगा Nmn। अगर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलके डिसाइड करें कि हम लोग एक न्यूक्लियस बना देते हैं, तो दे नीड सम बाइंडिंग एनर्जी टू बाइंड दोस थिंग्स, ओके। ये जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है उनको बाइंड करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आपको आपकी मम्मी ने बोला कि भाई जाओ मार्केट में से 20 kg पोटेटो ले आओ, ठीक है, आलू लेने गए, कितना 20 kg, सॉरी 20 kg नहीं 20 रुपीज के, गलती हो गई, 20 रुपीज, ठीक है, 1 kg पोटेटो 20 रुपीज के ऐसे मान लेते हैं, और वो आपको मम्मी ने बोला कि जाके लेके आओ। अब मार्केट में तो चले जाते हो बिना थैली लिए, ठीक है, और वहां पे वो पोटेटोस तो दे देता है, ठीक है, जिसमें नहीं पोटेटोस आते हैं। समझना, ये बाइंडिंग एनर्जी का बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो आपको पोटेटोस दे रहा, आपके पास थैली नहीं है, ठीक है, अब थैली पे तो वो बैन लग चुका है, ऐसे सब चीजें होती रहती है। सो वहां पे आप गए, उसने बहुत सारे आलू आपको दे दिए, आप जेब में भी नहीं भर सकते, उतने सारे दे दिए उसने, तो आप क्या करोगे, थैली तो आपके पास है नहीं, सो यू हैव टू बाय। जैसे मान लो 2 रुपए की थैली मिलती है कहीं पे, 2 रुपीज, तो करना क्या पड़ेगा, आपके पास सिर्फ 20 रुपए, 20 रुपए से ज्यादा है नहीं, मम्मी ने 20 रुपए दिए, तो 20 रुपए के 1 kg आप लोगों ने ऑलरेडी पोटेटो खरीद लिए। अब थैली लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सेल द पोटेटोज बैक। वो सब्जी वालों को बोलेंगे चलो भाई 3-4 आलू वापस ले लो 2 रुपए के, ओके, और मुझे एक थैली दे दो, तो वो थैली दे देगा। घर आके अगर मम्मी देखती है तो वो जो 1 kg आलू होगा 1 kg से थोड़ा कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है, 1 kg से मान लो इट बिकम्स 800 ग्राम, ठीक है, 800 ग्राम आलू घर पे आप लोग ले गए, तो मम्मी ने कितना दिया था आपको, 20 रुपया 1 kg लाने के लिए। अब घर पे तो लेके गए, बट हियर सम मास ऑफ पोटैटो इज मिसिंग, फिर से सम मास ऑफ पोटैटो इज मिसिंग। वो मास जो मिसिंग है वो किस में कन्वर्ट हुआ, वो आप लोगों ने कहां स्पेंड किया, तो वो आप लोगों ने स्पेंड किया वो थैली के लिए, ठीक है, यू बॉट अ बैग। वो बैग क्या करती है, वो पूरे सब जितने भी पोटैटोज होते हैं उन सबको बाइंड करके रखती है, तो वी कैन से यू कन्वर्टेड दैट एक्स्ट्रा मास इनटू एनर्जी कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, आप लोगों ने वो पोटैटो की बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो वैसे ही प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, वो सी जैसे पोटैटोज आप लोग लेके ऐसे अगर आप लोग चल के घर पे आते तो क्या होता है, पोटैटो गिर जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सिमिलरली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ड्यू टू वेरी हाई न्यूक्लियर रिपल्सिव फोर्स ये सब भी स्प्लिट हो जाते हैं, तो उनको बाइंड करने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वो जो एनर्जी है वो कितनी होती है बाइंडिंग एनर्जी, इट इज, तो ये ZMP प्लस NMN, अगर मैं टोटल मास की वैल्यू फाइंड करूं ZMP प्लस NMN, तो टोटल मास होना चाहिए M, बट प्रैक्टिकली ये पाया गया कि ये टोटल मास M नहीं होता, इसमें जैसे आप लोग आलू लेने गए थे तो थोड़ा बहुत लॉस हो गया था, इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। तो जो टोटल मास फाइनल मास है
वो थोड़ा कम हो जाता है, इट इज ऑलवेज लेस। तो ZMP प्लस NMN इज ग्रेटर देन M, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर फाइंड करें तो उसको बोलते हैं डेल्टा M। तो डेल्टा M इज इक्वल टू कितना होता है, इट इज ZMP प्लस NMN माइनस M। ये जो डेल्टा M है इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। और ये मास डिफेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बाइंडिंग एनर्जी, और ये बाइंडिंग एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू डेल्टा M इनटू C स्क्वायर, ठीक है, डेल्टा M इनटू C स्क्वायर इज द इक्वेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में एक और एनर्जी भी है जिसको Q वैल्यू बोलते हैं, पहले अच्छे से सिलेबस में दिया हुआ था लेकिन अभी सिर्फ न्यूमेरिकल में है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्या है। जैसे मान लो न्यूक्लियाई A प्लस न्यूक्लियाई B कंबाइंस एंड गिव्स न्यूक्लियाई C प्लस D, तो इसके अंदर Q वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब डिपेंडिंग ऑन कि भाई वो कितना मास बढ़ रहा है कम हो रहा है, उस पर वो डिपेंड करेगा। सो इसमें इक्वेशन क्या होगा, यू कैन से डेल्टा M होगा मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B माइनस मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D, ये ब्रैकेट में ये जो डिफरेंस आएगा उसे बोलते हैं डेल्टा M, और Q वैल्यू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू C स्क्वायर। सेम चीज है, हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अभी शॉर्टकट भी दे देता हूं, अगर मान लो डेल्टा M आ रहा है जैसे 1 या 1.5 U आ रहा है, ठीक है, तो जितना भी U आ रहा है ना उसको मल्टीप्लाई कर देना है 931.494, यानी 931 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कैलकुलेशन इजी रखने के लिए आप लोग 930 भी ले सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन इजी बन जाएगा। सो फॉर 1 U एनर्जी कितनी होती है 931.5, एक्चुअली 494, इतना MeV, इतना बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जो भी एनर्जी आएगी उसको आप लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना 931.5 के साथ। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ हीट एनर्जी। जब किसी सर्किट में से करंट पास हो रहा हो तो करंट की वजह से हीट एनर्जी जनरेट होती है, वो हीट एनर्जी कितनी होती है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जिसे जूल्स हीट भी बोलते हैं, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी भी बोलते हैं, ठीक है। W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बोलो, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बोलो, Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बोलो, सब एक ही बात है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी कहां पे जनरेट होती है, व्हेनेवर करंट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, तो उसमें इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वी कैन आल्सो से H इज इक्वल टू, देखो ये जो आई स्क्वायर आर टी है, वी कैन आल्सो से इट इज आई आर इंटू आर टी, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, सॉरी आई आर इंटू आई टी, वी कैन आल्सो से इट इज आई आर इंटू आई टी, बिकॉज आई स्क्वायर है, आई आर होता है V, तो ये वी आई टी भी हो जाएगा। तो हीट एनर्जी जनरेटेड इज वी आई टी, ये भी बोल सकते हैं। वोल्टेज, करंट और टाइम तीनों को मल्टीप्लाई करो, विल गेट हीट एनर्जी। अब वी आई यानी पावर होता है, तो H इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी पावर दिया हो, कोई अगर सर्किट का ऐसा पावर लॉस आपको पता हो तो टाइम के साथ मल्टीप्लाई करने से यू कैन फाइंड आउट हीट एनर्जी लॉस्ट। अभी देख लेते हैं एनर्जी गैप का इक्वेशन। लास्ट चैप्टर में, दैट इज इन सेमीकंडक्टर्स, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई ये जैसे नीचे होता है वैलेंस बैंड, ठीक है, ऊपर होता है कंडक्शन बैंड, एंड द इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो वो ऊपर आके वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में गैप होता है, इस गैप को क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप, Eg। तो इलेक्ट्रॉन्स को नीचे से ऊपर ले आने के लिए वी कैन ऑल्सो अप्लाई एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स को पंप किया जा सकता है फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू, सॉरी फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन, इनको पंप कर सकते हैं, ठीक है, एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं। वो एनर्जी गैप का इक्वेशन क्या होता है, Eg इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, ठीक है। सो
दिस वॉज ऑल अबाउट द इक्वेशंस ऑफ एनर्जी। जितना हो सके उतनी एनर्जीज के इक्वेशंस मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ और भी इक्वेशंस है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट। थैंक्स अ लॉट। और ये प्लीज चैनल अगर आप लोग यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, अच्छी अच्छी कमेंट्स करो एंड प्लीज लाइक द वीडियो। तो ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट। आई विल मेक अ नेक्स्ट वीडियो फॉर पावर। ठीक है, मैं जितने भी पावर के इक्वेशंस होगा सारे के सारे दे दूंगा। तो आपका इक्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, इक्वेशन ऑफ वर्क भी हो गया, इक्वेशन ऑफ पावर भी हो गया, इक्वेशन ऑफ फोर्स भी मैं डाल दूंगा। तो आपका लगभग 80% ऑफ सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, थैंक यू।